नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सारथी एजुकेशनल में। आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं यूपी टेट और सुपर टेट को दृष्टिगत रखते हुए संस्कृत विषय के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर। इस श्रृंखला का हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है आज का, ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो हमें बताना है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। पहला विकल्प है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत और चौथा है मूर्धा। तो हम देखेंगे ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है। कंठ होता है, ताल होता है, दंत होता है या मूर्धा होता है। तो हमें पता है ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। पहले प्रश्न का सही विकल्प है तीसरा सी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, दंत। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देखें। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान है। जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, उन वर्गों में जो 5वें वर्ण होते हैं अर्थात जो अंतिम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है। पहला विकल्प है ताल, दूसरा है कंठ, तीसरा है नासिका और चौथा है मूर्धा। ठीक है, तो देखिए अलग अलग 5 वर्ण जो हैं उनके अलग अलग उच्चारण स्थान क्रमशः हमारे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ होते हैं। लेकिन यहाँ एक साथ 5 वर्णों का पूछा गया तो हम यहाँ पर किस विकल्प को सही मानेंगे, नासिका को। पंचम वर्ण हमारे मुख और नासिका दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा तीसरा, नासिका। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का वर्गों के पंचम वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा गया है दूसरे प्रश्न में, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प नासिका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से, नहीं वर्गों नहीं, यहाँ पर वर्ण होगा, ये थोड़ा सा मुद्रण दोष है, यहाँ पर क्षमा चाहेंगे। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। हमें बताना है किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। तो बताना है कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। पहला विकल्प वा है, दूसरा माँ है, तीसरा पा है और चौथा का है। तो हम जानते हैं वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्ठ। वकार से दंतोष्ठा सूत्र के अनुसार वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, वा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि डा वर्ण का उच्चारण स्थान है। डा वर्ण, डा से डमरू, ये जो डा वर्ण होता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, नासिका, कंठ, तालु या मूर्धा है। तो हमने सूत्र पढ़ा है ऋट रसाणा मूर्धा, और इस ऋट रसाणा मूर्धा सूत्र के अनुसार डा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा हो जाएगा। चौथा विकल्प सही है। ठीक है, चौथा विकल्प सही है, मूर्धा। डा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न, री वर्ण का उच्चारण स्थान है। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। तो ऋट रसाणा मूर्धा सूत्र के अनुसार री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, मूर्धा उच्चारण स्थान होता है री वर्ण का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, अनुनासिक वर्गों का, नहीं यहाँ भी थोड़ा सा मुद्रण दोष है। अनुनासिक वर्गों नहीं बल्कि वर्गों नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था वर्णों। क्या होना चाहिए, वर्णों। ठीक है, तो अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ से। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है कंठ से, तालु से, मुख नासिका से या दंत से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा विकल्प। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, मुख और नासिका से। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है, पूछ रहा है कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान है।
ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ता वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से, तालु से, दंत से या ओष्ठ से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ता वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत। ता वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? दंत से। तीसरा विकल्प सही है दंत। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखें। ओकार, ओकार मतलब ओ इस वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। हमें बताना है कि ओ हमारा कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से, कंठ से, कंठोष्ठ से या कंठताल से? तो हम जानते हैं कि ओकार अर्थात ओ वर्ण जो है ये कंठोष्ठ से उच्चारित होता है। ओ दौतोह कंठोष्ठा सूत्र होता है और ओ दौतोह कंठोष्ठा सूत्र के अनुसार ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ। तीसरा विकल्प सही है सी वाला। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान मतलब पाफा बाभा माँ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, दंत, मूर्धा या ओष्ठ? तो पा वर्ग का पाफा बाभा माँ अर्थात पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। पांचवा सूत्र उपु पद्मानिया नाम ओष्ठा, इस सूत्र के अनुसार पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं। ठीक है, जो वर्णों को बोलने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। हमसे पूछा किस प्रयत्न के विषय में गया है? आभ्यंतर प्रयत्न के विषय में। तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के। तो हमें पता है आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं? 5। ठीक है, आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। पहला विकल्प सही हो जाएगा ए। आभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार कितने हैं? 5 हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है ईशत स्पृष्ट प्रयत्न है। जो हमारे आभ्यंतर प्रयत्न होते हैं उसी में एक प्रयत्न होता है ईशत स्पृष्ट, और पूछा गया कि ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है स्पर्श व्यंजनों का, अंतःस्थ का, ऊष्म वर्णों का या स्वरों का? तो हमें पता है ईशत स्पृष्ट प्रयत्न किसका होता है? अंतःस्थ वर्णों का। ठीक है, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा अंतःस्थ वर्ण अर्थात या, वा, रा और ला, इन 4 वर्णों का प्रयत्न क्या होता है? इन्हीं 4 वर्णों को हम अंतःस्थ कहते हैं और इन 4 वर्णों का प्रयत्न क्या होता है? ईशत स्पृष्ट प्रयत्न। तो इस 11वें प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी। दूसरा विकल्प सही है, अंतःस्थ वर्णों का प्रयत्न ईशत स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, संस्कृत में के प्रत्येक लकार में पुरुष होते हैं। संस्कृत में जो हमारे लकार होते हैं, लकारों की संख्या कितनी होती है? लकारों की संख्या होती है 10। संस्कृत में जो 10 लकार होते हैं तो प्रत्येक लकार में पूछा गया पुरुष कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5? तो प्रत्येक लकार में पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3। 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो सही विकल्प हमारा दूसरा हो जाएगा, 3 पुरुष होते हैं प्रत्येक लकार में। तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है यह हमें पता चल चुका है। प्रत्येक लकार में पुरुषों की संख्या कितनी होती है? 3। दूसरा विकल्प सही है यहाँ पर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपी टेट में पूछा भी जा चुका है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, केवल वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? अभी हमने पढ़ा कि लकारों की संख्या कुल कितनी होती है? 10 होती है, और हमें बताना है कि वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? लेट लकार है, लिंग लकार है, लुंग लकार है या लिंग? तो हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला लकार कौन सा है? लेट लकार। पहला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है अक्त प्रत्यय की संज्ञा है। अक्त प्रत्यय की संज्ञा है, तो अक्त प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? टी संज्ञा, निष्ठा संज्ञा, नदी संज्ञा या घी संज्ञा? ठीक है, तो अक्त प्रत्यय हम लोगों ने पढ़ा होगा एक सूत्र, अक्त अक्तवतु निष्ठा, और इस सूत्र के अनुसार अक्त प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? निष्ठा संज्ञा। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, अक्त प्रत्यय की संज्ञा क्या होती है? निष्ठा संज्ञा। और इस प्रश्न के बाद हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? आ, औ, ओ या ऐ की? तो हमें बताना है इन चार विकल्पों में से जो वर्ण दिए गए हैं चार, इन चार वर्णों में से किस वर्ण की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है? तो आ की वृद्धि संज्ञा होती है, औ की वृद्धि संज्ञा होती है, ऐ की वृद्धि संज्ञा होती है। हमने सूत्र पढ़ा था वृद्धि संज्ञक सूत्र, वृद्धि रादैच। क्या पढ़ा था? वृद्धि रादैच। और उस सूत्र के अनुसार दीर्घ आ, ऐ और औ की वृद्धि संज्ञा होती है, लेकिन ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? ओ। ओ की संज्ञा क्या होती है? तो ओ की संज्ञा होती है गुण संज्ञा। अदेंग गुण सूत्र के अनुसार, अदेंग गुण सूत्र के अनुसार आ, ए और ओ इन तीन वर्णों की संज्ञा क्या होती है? गुण संज्ञा। तो ओ जो है ये गुण संज्ञक वर्ण है, ये वृद्धि संज्ञक वर्ण नहीं, इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ओ। तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित में से कौन सा प्रग्रह संज्ञक है? हमें चार विकल्प दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि किस शब्द की प्रग्रह संज्ञा होती है। तो हमें पता है प्रग्रह संज्ञक शब्द यहाँ पर कौन सा है? हरि, हरि है, विष्णु है या गंगे है। तो जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई होता है, दीर्घ उ होता है या ए होता है, और ये शब्द जब द्विवचनांत होते हैं, द्विवचन के होते हैं, प्रथमा विभक्ति द्विवचन के होते हैं, तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन के अंत में यदि बड़ी ई होती है, बड़ा उ होता है या ए होता है, तो इनकी संज्ञा क्या हो जाती है? प्रग्रह संज्ञा। इसलिए सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? उपर्युक्त सभी। इन दिए गए सभी विकल्पों की, सभी शब्दों की प्रग्रह संज्ञा होती है, इसलिए चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, उमेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? हमें बताना है उमेशा में किस सूत्र से संधि हुई है? इको यणच से, आद गुण से, खरिच या तोरल से। तो इको यणच हमारा यण संधि का सूत्र है, खरिच हमारा विसर्ग संधि का सूत्र है, तोरले हमारा लत्व संधि का सूत्र है। और ये उमेश जो है इसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है। उमाधन ईश होता है इसका संधि विच्छेद। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उमाधन ईशः। और उमाधन ईशः में हम देखते हैं यहाँ दीर्घ आ है, यहाँ ई है, और आ ई मिलकर के ए हो जाएंगे, ये गुण संधि है। और इस संधि में, इस पद में किस सूत्र से संधि हुई है? आद गुण सूत्र से संधि हुई है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा दूसरा बी, आद गुण। अगला प्रश्न कह रहा है हितोपदेश में संधि है। हमें बताना कि हितोपदेश में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि या यण। तो हितोपदेश अर्थात हित धन उपदेश, आ और ई मिलकर के ए ओ, आ और उ मिलकर के हित धन उपदेश, आ और उ मिलकर के ओ हो रहे हैं, इसलिए संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। हितोपदेश में संधि कौन सी है? गुण संधि। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न क्या कह रहा है ये देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पावकः शब्द का संधि विच्छेद होता है। पावकः शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? प धन आवकः, पा धन आवकः, पौ धन अकः या पो धन अकः। तो हमें पता है पावकः शब्द जो है ये अयाद संधि का उदाहरण है, और अयाद संधि के अनुसार पावकः का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पौ धन अकः। तीसरा विकल्प सही है यहाँ पर, पौ धन अकः। पौ धन अकः बराबर क्या बनता है? पावकः। संधि कौन सी है? अयाद। और किस सूत्र से संधि हुई है? एचो यवा यावह से। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ब्रह्मर्षि में प्रयुक्त संधि है। ब्रह्मर्षि में प्रयुक्त संधि है, हमें संधि का नाम बताना है। ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि? दीर्घ है, अयाद है, गुण है या वाशर। तो वाशर कोई संधि नहीं है, तो सूत्र है हमारा विसर्ग संधि का। तीन विकल्प हमारे बचे, दीर्घ, अयाद और गुण। तो ब्रह्मर्षि में ब्रह्मा धन ऋषि बराबर ब्रह्मर्षि, आ और री मिलकर के अर हो गए हैं, संधि कौन सी है यहाँ पर? गुण संधि। ठीक है, तो ब्रह्मर्षि में प्रयुक्त संधि कौन सी है? गुण संधि। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है भावुकः शब्द का संधि विच्छेद होगा। भावुकः शब्द का संधि विच्छेद होगा भवधन आउकः, भोधन उकः, भावधन उकः या भोधन उकः। यहाँ पर यदि देखें तो चारों विकल्प गलत हैं। वैसे यहाँ पर भो नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था भव। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था भव धन उका। थोड़ा सा मुद्रण दोष यहाँ भी आ गया है। भव धन उका क्या हो जाएगा भाव का। और इस वाले चौथे विकल्प को यदि हम औ की मात्रा यहाँ पर लगा दें तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। भव धन उका बराबर भाव का हो जाता है, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है हितोपदेश में किससे संधि की गई है। हालांकि अभी ये पूछा जा चुका है, तो हितोपदेश में पूछा गया था कौन सी संधि है। अब यहाँ पूछा जा रहा है हितोपदेश में किससे संधि की गई है, अर्थात हमें बताना है कि किस सूत्र का उपयोग किया गया है हितोपदेश में। तो हितोपदेश हमारा गुण संधि का उदाहरण है। हित धन उपदेश होता है संधि विच्छेद, और गुण संधि का सूत्र क्या होता है आदगुणः। तो यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा आदगुणः। हितोपदेश में किससे संधि हुई है आदगुणः सूत्र से हितोपदेश में संधि हुई है। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है धीशः पद में संधि है। धीशः पद में संधि है। धीशः पद में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले देखते हैं धीशा का संधि विच्छेद क्या होता है धी धन ईशः। और ये प्रश्न हमारा यूपी टेट में पूछा जा चुका है। धीशा पद में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है धी धन ईशा। यहाँ भी देखिए दीर्घ ई है, यहाँ भी दीर्घ ई है, समान वर्ण है, दोनों मिलकर दीर्घ हुए हैं। तो धीशा पद में संधि कौन सी हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है गंगोदकम का संधि विच्छेद है। गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गंगोधन दकम, गंगधन उदकम या गंगोदधन कम अथवा गंगाधन उदकम। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा गंगाधन उदकम। यहाँ दीर्घ आ है और यहाँ ऊ है, आ और ऊ मिलकर के क्या हो जाएंगे ओ हो जाएंगे। कौन सी संधि हो जाएगी गुण संधि हो जाएगी। सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा यहाँ पर आद गुण। ठीक है, तो गंगोदकम का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है गंगाधन उदकम। पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न कह रहा है पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए, अर्थात पवित्रम का संधि विच्छेद बताना है क्या हो जाएगा। पवित्रम में संधि विच्छेद क्या होगा। पहला विकल्प है पोधन इत्रम, दूसरा विकल्प भी पोधन इत्रम है, तीसरा पवधन इत्रम और चौथा है पाधन इत्रम। यहाँ पर पहला और दूसरा विकल्प एक जैसे हो गए हैं, इसको हम पौ किए दे रहे हैं है ना। और यदि इसको हम पौ कर देते हैं तो फिर यहाँ पर पहला विकल्प सही हो जाएगा। दोनों विकल्प हमारे एक जैसे हो गए, थोड़ा सा विवादित प्रश्न हो गया है ये। विकल्प एक ही जैसे दो हो गए हैं, पहला और दूसरा दोनों एक ही विकल्प हैं, तो पहला विकल्प हम यहाँ पर सही मान लेते हैं, दूसरे में हम पो को पौ बना देते हैं, ये हमारा अशुद्ध हो जाएगा। और सही विकल्प क्या हो जाएगा पहला पोधन इत्रम बराबर क्या बन जाता है पवित्रम। संधि कौन सी अयादि संधि। सूत्र कौन सा प्रयुक्त होगा एचो यवा यावह। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं दैत्यारी में कौन सी संधि है। हमें बताना है दैत्यार्य में कौन सी संधि है। तो दैत्यार्य में संधि कौन सी है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या पूर्व रूप संधि। हमें पता है दैत्यार्य का संधि विच्छेद क्या होगा। दैत्यार्य का संधि विच्छेद हो जाता है दैत्य धन अरि। ठीक है, दैत्य धन अरि क्या हो जाएगा दैत्यार्य। ठीक है, दैत्यार्य का संधि विच्छेद दैत्य धन अरि हो जाएगा। और यहाँ देखिए छोटा आ है, यहाँ भी छोटा आ है, दोनों समान वर्ण है, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, बड़ा आ हो जाएंगे। तो ये संधि कौन सी है ये संधि है हमारी दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि कहीं भी विकल्प में दिया नहीं गया है ना। तो हम ये भी जानते हैं कि दीर्घ संधि हमारा किसका भेद है स्वर संधि का भेद है। इसलिए दैत्यारी में संधि कौन सी हो जाएगी पहला विकल्प सही हो जाएगा। दीर्घ संधि नहीं तो स्वर संधि सही हो जाएगा। दीर्घ संधि स्वर संधि का ही भेद है, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हमारा हो जाएगा पहला स्वर संधि। दैत्यार्य में कौन सी संधि है स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है नायिका में संधि है। नायिका में कौन सी संधि है? तो नायिका में संधि कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर भी ये प्रश्न थोड़ा सा गलत टाइप हुआ है। नायिका में संधि पूछी गई है और विकल्प जो दिए हैं वो हैं संधि विच्छेद वाले, है ना। तो नायिका का, चलिए हम लोग देख लेते हैं नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा। नायिका का संधि विच्छेद क्या होगा? निधनका, नवधनका, नय धनका या नेधनका? तो नायिका में संधि विच्छेद हो जाएगा नय धन अकहा, और संधि कौन सी हो जाएगी? अयादि संधि। नायिका में संधि कौन सी है? अयादि संधि है। और नायिका का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नय धन अकहा। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उपधन एंद्र, उपधन इंद्र या उपाधन इंद्र अथवा उपधन ऐंद्र। तो उपेंद्र में संधि विच्छेद हो जाएगा, दूसरा विकल्प हमारा बिल्कुल सही है, उपधन इंद्र। उपधन इंद्र बराबर उपेंद्र हो जाता है। और संधि इसमें कौन सी है? गुण संधि है। कौन सी संधि है? तो गुण संधि है। किस सूत्र से संधि हुई है? आदि गुण सूत्र से संधि हुई है, ठीक है। तो उपेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प सही है, उपधन इंद्र। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अक्षधन ऊहिनी में कौन सी संधि होती है? ये प्रश्न हमारा पूछा जा चुका है यूपी टेट में। अक्षधन ऊहिनी में कौन सी संधि होती है? तो हमें बताना है कि अक्षधन ऊहिनी बराबर क्या बनता है? अक्षौहिणी। अक्षौहिणी हो जाता है। अक्षधन ऊहिनी बराबर क्या हो जाता है? अक्षौहिणी। और संधि यहाँ पर कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है या पररूप? तो यहाँ पर संधि कौन सी है? वृद्धि संधि है। और ये हमारा अपवाद है, गुण संधि का अपवाद है। यहाँ पर संधि विच्छेद तो गुण संधि के अनुसार होता है, लेकिन संधि गुण संधि नहीं होती बल्कि वृद्धि संधि हो जाती है। अक्षधन ऊहिनी बराबर क्या बनता है? अक्षौहिणी बनता है। सही उत्तर हो जाएगा वृद्धि संधि। तीसरा विकल्प सही है हमारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज की श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न क्या है? सदैव पद में संधि है। सदैव पद में हमें बताना है संधि कौन सी है। सबसे पहले देखते हैं सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सदैव का संधि विच्छेद होता है सदा धन एव। और हम देख रहे हैं कि सदा में दीर्घ आ है और इधर क्या है? ए है। आ और ए मिलकर के क्या हो जाते हैं? आई हो जाते हैं। और ये नियम किस संधि का है? यण संधि का है, वृद्धि का है, गुण का है या आदि का है? तो ये नियम है वृद्धि संधि का। इसलिए सदैव पद में संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। और संधि विच्छेद क्या होगा? सदा धन एव, ठीक है। तो सदैव पद में वृद्धि संधि है। सही विकल्प हमारा हो जाएगा दूसरा सही विकल्प हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है। तो आज की ये हमारी जो श्रृंखला थी 30 प्रश्नों की, इस श्रृंखला में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में एक बार नहीं एकाधिक बार पूछे भी जा चुके हैं। तो इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने आज अध्ययन किया, और इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद हम लोग एक नई श्रृंखला के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमारे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सकें, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और पुनः मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, एक नई श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो, रात्रि शुभ हो। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।